हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कलायुग के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत कलायु ने उपहार लेना बंद करा दिया तथा निजी व्यापार भी बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत कलायु ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार के सीमा से बाहर कार्य करते थे। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कर्नवालिस ने तैयार की। कर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधित सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। याद रखिएगा। और सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे के नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। कौन कौन संबंधित थे? वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। याद रखिएगा। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, समय है 1740 से 1765 ईस्वी। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति और इसका समय जो है 1765 से 1813 ईस्वी। इसके बाद है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति और इसका समय है 1813 से 1857 ईस्वी। अधीनस्थ संघ की नीति और इसका समय है 1858 से 1935 ईस्वी। और बराबर के संघ की नीति और इसका समय 1935 से 1947 ईस्वी। देखिए, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति के द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांतों शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कर्नवालिस के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी और 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 ईस्वी था। याद रखिए हैदराबाद था। और कब स्वीकार किया था? 1798 ईस्वी में। बसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली और इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग क्या किया? 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। लॉर्ड वेलेजली, समय क्या है इसका? 1798 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था, पर वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। याद रखिएगा, जो सहायक संधि प्रणाली है, मतलब कि उसके सहायक संधि का यह जो प्रणाली है उसका आविष्कार नहीं था। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था, बस वह क्या किया? क्रमिक रूप से उसे विकसित किया। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवश्य की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का जो वचन दिया। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, याद रखिएगा, हैदराबाद के बाद किसने? मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। नाम याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला और उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था जो है स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति जो है अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसे उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप क्या किया? उसने हस्तक्षेप नहीं किया और ऐसा करने के लिए इसके पास पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का यह प्रयास किया और इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 के जो चार्टर एक्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट, इसके द्वारा क्या किया गया? भारतीय प्रशासन को पूर्णतः
केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया और इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, 1833 ईस्वी में। और किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन गया था। तो याद रखिएगा 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन एस्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। किसको? कैप्टन एस्लीमैन को। और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दे दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। देखिए 1789 ईस्वी की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। कब? याद रखिएगा 1789 ईस्वी की घोषणा के द्वारा दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया और 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता, याद रखिएगा 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी, याद रखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था और जो कि यह जो युद्ध है आंग्ल नेपाल युद्ध सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। याद रखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किस संधि से समाप्त हुआ? सुगौली के संधि से। और किसके समय में यह युद्ध हुआ था? हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में। सुगौली की संधि जो है 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। 1854 ईस्वी में एस्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम के रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। याद रख लीजिए आउटरम का रिपोर्ट क्या था? इसने बताया था अपने रिपोर्ट में कि अवध जो है अवध का प्रशासन बहुत दूषित है और जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम का यह रिपोर्ट 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण का आधार बन गया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए जो प्रदेश थे सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 ईस्वी, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 ईस्वी में और करौली को 1855 ईस्वी में। तो याद रखिएगा डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश जो है याद रखना है, क्योंकि काल क्रम के अनुसार पूछा जाता है कि जो व्यापक सिद्धांत है इसके अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन कौन से हैं और इनका क्रम क्या है। तो सतारा, जैतपुर एवं संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यापक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण के दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के द्वारा रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंचाना भी था। ठीक है, ताकि क्या किया जाए, ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके।
रेलवे का सर्वाधिक विस्तार जो है 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र था, इसका अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किए जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय, याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ। कब? 1856 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। और किन के अथक प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से। ये सभी पॉइंट ध्यान रखना है। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को जो है वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग इसके तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। किसकी उपाधि? कैसर ए हिंद की। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1878 से 1880 ईस्वी के बीच हुआ था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा को उन्मूलन किया था। तो दास प्रथा के उन्मूलन में किनका हाथ था? एलेनबरो का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके काल में, यानी इनका जो काल है या इसके जो काल है, याद रखिएगा, 1842 से 1844 ईस्वी। तो इसके काल के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति, ठीक है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलेनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। किससे किसके तक? तो एलेनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही और इस काल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल आक्रमणता शब्द का JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के समय में भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन है, इसके काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। तो लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुआ 1872 ईस्वी में, लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल
मेयो क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति जो है अपनाई गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। याद रखिएगा, अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे और इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है और इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या किया? फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दिया। तो इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि क्या किया गया? तो देखिए, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दिया गया, लेकिन 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे ये काम कर सकते थे, लेकिन कार्यावधि जो है प्रतिदिन 9 घंटे, यानी 7 से 12 वर्ष के बच्चे प्रतिदिन 9 घंटे तक ही कार्य कर सकते हैं। इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम जो है 1891 ईस्वी में बनाया गया और इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए और इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया। देखिए, रिपन ने लगाया और मेटकॉफ ने क्या किया? प्रतिबंध हटाया। इसीलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, देखिए, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ जो है प्रारंभ हुए थे और 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल है 1899 से 1905 ईस्वी। इस दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसको? जॉन मार्शल। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना क्या किया? मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के नाम से जाना जाता है।
याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी, इसे ध्यान रखना है। और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा कथन सत्य है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि में रहा। और सेकंड प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आपको मालूम है कौन थे? देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही नहीं है। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, बताइए कौन था? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करते नहीं आप लोग, तो कमेंट करके बताइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये दोनों जो प्रश्न है 2 और 3, आप लोगों को कमेंट करके बताना इसका सही जवाब क्या होगा। दोनों का सेम जवाब है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है क्लाइव का पुनः भारत आगमन, दूसरा है इलाहाबाद की संधि, और इसके बाद तीसरा है बक्सर का युद्ध, चौथा है वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। बताना है कि उपयुक्त जो ये घटनाएं हैं, उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के कालानुक्रम अनुसार को निम्नलिखित कूट में से सही क्रम का चयन कीजिए। इनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था सबसे पहले, और क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 को, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी अगस्त 1765 में, और वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना कब? 1774 ईस्वी। तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। देखिए, क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिया और निजी व्यापार भी बंद करा दिया था। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बनाया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए, और जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार के सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कर्नवालिस ने तैयार की। कर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधित सुधारों, व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर तथा संबलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी, 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय कर लिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय
किसके बहाने किया? कुशासन के बहाने किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से जो है किया था, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव था और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। प्रश्न संख्या 7 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। और 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे और समय 1774 से 1785 ईस्वी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? मैंने बोला था ये जो पॉइंट है, यानी ये जो चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 8 बताइए कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, याद रखिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली से संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध तथा अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज के चारों ओर मध्य राज बनाने का यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीति शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का जो है प्रयत्न किया। प्रश्न संख्या 9 है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न संख्या 10 में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किसने किया था? किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 12 नंबर है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स पर। देखिए वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद ने क्या किया? उसके सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया और यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न है, किंतु वीए स्मिथ का निर्णय जो है अधिक मान्य है। वह लिखते हैं और कहते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहां तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर साहसी ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो,
कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही था। तो ये बात थी, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1763 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? सही जवाब है कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन। देखिए, भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस का नाम इंपॉर्टेंट है। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर उसके संबंध में नए नियम बनाए और कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नियम बनाए, नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर क्या किया? भारतीय सिविल सेवा का जो है रूप लिया। याद रखिएगा, 16 नंबर है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में, बी ऑप्शन। और 17 नंबर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है बताइए? इसका सही जवाब होगा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तेमारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी और यहीं पर इसकी कब्र जो है स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए, ए ऑप्शन में कह रहे हैं कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, दूसरा भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, और तीसरा यानी सी ऑप्शन कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, बाकी सभी जो है लागू होते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसे परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता जो है स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा और इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। प्रश्न संख्या 19 है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? सही जवाब है पेशवा बाजीराव सेकेंड, ए ऑप्शन।
देखिए, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को क्या किया? परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि के अनुसार क्या पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों के द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो सही जवाब है अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के मध्य, यानी बी ऑप्शन। और 21 नंबर है, सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सही जवाब है अवध का नवाब, याद रखिएगा। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। कलायु के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। याद रखिएगा, एक नोट है, इस नोट में दिया गया कि यदि प्रश्न वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? हैदराबाद होगा। नोट को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 22 नंबर है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली के काल में, यानी बी ऑप्शन। 23 नंबर है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है इंदौर के होलकर राज्य ने। इंदौर के होलकर राज्य ने, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी ये राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। इनका समय याद रखिएगा, कालक्रम में पूछा जाता है, सजाने के लिए आपको दे दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। 24 नंबर है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से पता कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब है, देखिए कालानुक्रम में अगर इसे व्यवस्थित करें तो हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। मैंने बोला था कि इनको जो राज्य है, इनको जो डेट है इनके साथ, यानी जिस समय में ये इनके साथ जो सहायक संधि की गई थी, जिस समय इनका टाइम पीरियड और इनका क्रम सब याद रखिए, नाम याद रखिए, टाइम पीरियड याद रखिए, क्योंकि आपको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाएगा। और ऐसा पूछा भी जाता है या यह भी पूछा जाता है कि पहले किसके साथ सहायक संधि की गई थी, या सबसे लास्ट में किसके साथ की गई थी, किसके साथ नहीं की गई थी, ये सभी पूछा जाएगा। या 4 ऑप्शन होंगे जिसमें एक जो है नाम ऐसा दिया जाएगा जिसके साथ सहायक संधि नहीं किया गया था और 3 जिसके साथ किया गया था। तो उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से किसके साथ सहायक संधि नहीं किया गया था।
तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली, बी ऑप्शन। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता जो है स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता जो है स्थापित हो गई, याद रखिएगा। 27 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, डी ऑप्शन। और कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। 28 नंबर है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। सहायक संधि का संबंध जो 1863 दिया गया है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया। 1798 ईस्वी, याद रखिएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद प्रथम था और इसने 1798 ईस्वी में संधि को स्वीकार किया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 सुमेलित है और इस प्रकार विकल्प भी सुमेलित नहीं है। 29 नंबर है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसे परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। प्रश्न संख्या 30, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन है? तो सही जवाब है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध समय क्या है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के मध्य हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि 1815 की सुगौली के संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। 31 है, सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब है, देखिए, हेक्टर मुनरो का संबंध बक्सर के युद्ध से है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध आंग्ल नेपाल युद्ध से है। लॉर्ड वेलेजली का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है। यह भी सही है, तीनों सही है, ए बी सी। लेकिन डी में जो दिया गया है लॉर्ड कर्नवालिस का संबंध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, न कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय में, इसलिए डी सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेजली और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। 33 नंबर है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंगस से। याद रखिए, सही जवाब होगा सी ऑप्शन। और प्रश्न संख्या 34 है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो निम्न वर्षों में बताइए किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 1827 के मध्य। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी के मध्य जो है मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। याद रखिएगा, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे कहा तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, असम तथा कूर्ग में लागू की गई। कूर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग। 35 नंबर है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, सी ऑप्शन। देखिए, विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार के रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। 36 नंबर है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? सही जवाब है लॉर्ड कर्नवालिस, बी ऑप्शन। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 के मध्य लॉर्ड कर्नवालिस संबंध है इससे, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जिसका संबंध था इस युद्ध के समय में, तो लॉर्ड कर्नवालिस याद रखिएगा। और इस युद्ध में कर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर जो है संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। ये साथी कौन थे? निजाम और मराठे। 37 नंबर है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से किसका संबंध था? तो कैप्टन स्लीमैन, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्होंने मतलब इन्हें क्या था, ये जो है बलि देते थे और उन्हें विश्वास था कि उनका यह अंधा जो मतलब कि जो विश्वास था, ये विश्वास था कि उनका जो धंधा है विधि का विधान है और उनके शरीर के मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद थे, लेकिन ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया और लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया गया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई और शेष का क्या किया गया? आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 के पश्चात असंगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 38 नंबर है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 39 है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो विलियम बेंटिक ने। देखिए, राजा राम मोहन राय जैसे, जो इनका नाम याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम जो है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया।
40 नंबर है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सही जवाब है विलियम बेंटिक। 41 है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा। 42 नंबर है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो सही जवाब है 1789 ईस्वी, 1789 ईस्वी की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। 43 है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? इसका सही जवाब है कुप्रशासन के कारण, डी ऑप्शन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी और इनका समय जो है 1848 से 1856 ईस्वी है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848 ईस्वी, जयपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी, बगात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और करौली 1855 ईस्वी। तो याद रखिएगा, डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए जो प्रदेश थे, दोबारा रिपीट कर देता हूं, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न का जो लैंग्वेज होगा किसी प्रकार का भी हो सकता है, जैसे कालानुक्रम में हो सकता है या 4 ऑप्शन होगा जिसमें एक मतलब कि विलय किए गए प्रदेश नहीं होगा और 3 होगा, तो उसमें से आपको बोलना मतलब कि बताना पड़ेगा कौन सा इसमें जो है विलय किए गए प्रदेश नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न के जो लैंग्वेज है या जो स्टाइल होगा अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न आएगा ही, याद रखिएगा। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। लॉर्ड डलहौजी हैं, इनके द्वारा व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत जो विलय किए गए प्रदेश थे, सतारा था, जयपुर और संबलपुर था, बघात था, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली था। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का देखिए हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पेज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे जो है इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, आप वहां से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और देखिए, जिस लोगों को किसी भी मतलब कि जिन लोगों को अगर लगता है कि किसी प्रश्न में कुछ डाउट है या किसी टॉपिक में कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।